ओके, सो दिस इज ओरिएंटेशन कम फर्स्ट लेक्चर. बेसिकली ओरिएंटेशन शायद आपने देख लिया होगा, लेकिन हम एक बार जस्ट रिवाइज करेंगे फॉर 5 minutes. आई टेक कि हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द कोर्स. सो दिस इज मार्क्स एनरिचमेंट कोर्स. सो बेसिकली आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है, तो नॉलेज यू हैव, बट नाउ यू हैव टू लर्न हाउ टू प्रेजेंट दैट नॉलेज. और हमें मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं. प्रीलिम्स में हमारे सामने आंसर होता है, लेकिन मेंस में वी नीड टू राइट द आंसर. कई बार क्या होता है दैट वी हैव द नॉलेज बट वी डू नॉट नो हाउ टू प्रेजेंट इट, एंड दैट इज व्हाई वी लैक इन गेटिंग द मार्क्स. सो यहाँ पर वी विल सी कि हमें आंसर लिखना कैसे है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर. करेक्ट. सो फर्स्ट थिंग, व्हाट आर द हाइलाइट्स ऑफ दिस कोर्स. पहला तो एज आई टोल्ड यू कि फोकस ऑन आंसर राइटिंग. ठीक है. स्कोर एनहांसमेंट पे हमारा हाईलाइट मतलब फोकस रहेगा. देन 150 क्वेश्चंस वील ट्राई कि वील बी कवरिंग. कैसे कवर करेंगे कि हम 10 आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि 10 टॉपिक्स हैं इकोनॉमी के इन GS3. ठीक है. सो वील स्टार्ट विद 1 by 1, वील टेक 1 टॉपिक एंड हम उसको क्वेश्चंस के फॉर्मेट में हम कवर करेंगे. ठीक है. वील सी 4 to 5 क्वेश्चंस, जैसे एक दिन में हमने 4 to 5 क्वेश्चंस कवर करें उस टॉपिक से रिलेटेड, तो हमारे पास एक मटेरियल तैयार हो जाएगा जो आप सिर्फ एग्जाम से पहले रिवाइज करना होगा और आंसर के फॉर्मेट में वो मटेरियल होगा आपके पास. ओके. देन वील बी कवरिंग 150 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट, इंक्लूडिंग PYQs. वर्क ऑन इफेक्टिव कंक्लूजन्स एंड इंट्रोडक्शंस, क्योंकि हमें पता है इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू आंसर राइटिंग. ओके. देन यूज ऑफ इंपॉर्टेंट कोट्स एंड एनेक्डोट्स, क्योंकि आपको अगर आपने ऑप्शनल की क्लासेस ली हैं सर से, तो सर हमेशा बोलते हैं कि यू नीड टू नो हाउ टू रेप्लिकेट दी कोट्स. ठीक है. कई बार किसी इकोनॉमिस्ट का कोट है या फिर इकोनॉमिक सर्वे में कुछ ऐसी लाइंस होती हैं विच यू शुड रेप्लिकेट इन योर आंसर्स, एग्जैक्ट लाइंस. ठीक है. सो दैट ऑल्सो वील बी सीइंग. एंड देन वैल्यू एडिशन सच एज फ्लो चार्ट्स, टेबल्स, डायग्राम्स कैसे हम ऐड कर सकते हैं, एंड वील बी हैविंग 1-on-1 डिस्कशन. देन इंपॉर्टेंस ऑफ आंसर राइटिंग वी नो. ठीक है. एक्यूमुलेट कर लिया हमने नॉलेज, बस अभी प्रेजेंट करना सीखना है हमें. अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, और कोई और करेगा देन ही विल विन. राइट. देन प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर्स में सबसे पहली चीज इज हैंड राइटिंग. अब हम एकदम से अपनी हैंड राइटिंग तो चेंज नहीं कर सकते. जैसे एक एग्जाम्पल है. ठीक है. अब इस तरीके से लिखा हुआ है हमें आंसर्स ऐसे लिखने हैं कि एफर्टलेस हो जाए एग्जामिनर के लिए चेक करना. ठीक है. बिकॉज किसी एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतना एफर्ट लगाए एक आंसर को चेक करने के लिए. वो सिर्फ गो थ्रू करते हैं. अब इसमें आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, चाहे कंटेंट बहुत अच्छा हो. ठीक है. बहुत नॉलेज होगी, बट अगर ऐसा कोई आंसर लिखेगा तो कोई एग्जामिनर मार्क्स नहीं देंगे. ठीक है. तो हमें लिखना कैसे है, अब ज़रूरी नहीं है आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए. हमें एक चीज़ सीखनी है कि एटलीस्ट स्पेसिंग करना सीखो. ठीक है. जैसी भी हैंड राइटिंग है थोड़ा सा स्पेस देकर लिखो, वर्ड्स में भी और लाइंस में भी. ठीक है. ताकि वो थोड़ा क्लियर लगे. ओके. एंड ऑल्सो एक तो वर्ड्स और लाइंस में स्पेस, देन पैराग्राफ्स में भी स्पेस होना चाहिए कि आपको पता चल रहा है कि पैराग्राफ डिफरेंट आ रहा है अब. ओके. और ट्राई, अगर इसमें भी यहाँ से स्टार्ट है, बट अगर आप सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, ट्राई टू स्टार्ट इट फ्रॉम द मिडल. ठीक है. थोड़ा सा डिफरेंट नज़र में आएगा. देन बुलेटिंग, जब आप कंटेंट लिखते हैं, जब बॉडी के पार्ट में पहुंचते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन इज द फॉर्मेट, तो उसमें आप ट्राई टू राइट इन पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स में लिखना ट्राई करना है. अंडरलाइनिंग, अब देखो एक कोई भी एग्जामिनर है उसके पास बहुत ज़्यादा कॉपीज होती हैं चेक करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा अब एक एक वर्ड वो चेक नहीं करेंगे. तो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ इससे आपको एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि यस आपको नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग, तो वो चीज़ें आप अंडरलाइन करो. अब जैसे ये है. ठीक है. ये एक आंसर दिया हुआ है, इंक्लूसिव ग्रोथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था. अगर आप सिर्फ अंडरलाइन पार्ट भी रीड करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ स्टूडेंट को पता है, उसको नॉलेज है इसके बारे में, क्योंकि थोड़ा सा कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है. जैसे यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, द इंक्लूसिव ग्रोथ अप्रोच टेक्स अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव. इंक्लूसिव ग्रोथ लीड्स टू अ वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ विच क्रिएट्स अ डिमांड. विद बेटर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, देखो यहाँ पर भी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात थी और यहाँ भी. विद बेटर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन पीपल मूव अवे फ्रॉम पोल्यूटिंग सोर्सेज. तो कुछ इंपॉर्टेंट जो लाइन्स हैं उनको वो अंडरलाइन कर रहे हैं, तो अंडरलाइनिंग भी करनी है हमें जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनकी. ठीक है. देन अब कुछ जगह पर आप डायग्राम्स यूज़ कर सकते हैं. डायग्राम्स जैसे अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करना है और आपके पास टाइम नहीं है इतना. ठीक है. जैसे आपको इंक्रीज इन मनी सप्लाई और इंक्रीज इन प्राइजेस
विद इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सबका रिलेशन आपको मेंशन करना है। तो आप एक फ्लो चार्ट की तरह शो कर सकते हो, कैसे कि इंक्रीज इन मनी सप्लाई इज लीडिंग टू इंक्रीज इन परचेजिंग पावर विच इज लीडिंग टू इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड होगी तो इंक्रीज इन प्राइसेस होंगे। इंक्रीज इन मनी विद बैंक्स, बैंक्स के पास पैसा ज़्यादा है तो उनके पास वो इंटरेस्ट रेट्स कम कर देंगे, इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ठीक है, तो बहुत ईजिली एग्जामिनर को भी समझ में आ रहा है दैट यू नो द आंसर। ठीक है, देन इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम्स, उससे आपकी आंसर क्वालिटी इन्हांस होती है, टाइम बचता है, मोनोटनी ब्रेक होती है क्योंकि एक एग्जामिनर एक ही तरीके से पेपर चेक करे जा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ डिफरेंट अगर उसको दिख रहा है तो डेफिनेटली उसको कुछ तो आएगा माइंड में कि इसको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स देने चाहिए, और यहाँ पर द रेस इज ऑफ 1 मार्क्स ऑल्सो। ठीक है, देन हेल्प्स एक्सप्लेन डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्रोवाइड समरी ऑफ द इन्फॉर्मेशन इन द आंसर। ठीक है, जैसे इसमें आपको पूरी समरी मिल गई है एक तरीके से आंसर की, करेक्ट। देन इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स, ऐसा नहीं है कि आप वहीं पे बैठकर सोच रहे हो कि मैं कोई डायग्राम बना दूं, तो उससे टाइम सेव नहीं होगा, इनफैक्ट ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, अगर आपको पता है, आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हो, तभी उस डायग्राम को इम्प्लीमेंट करो। ओके, देन प्रैक्टिस डायग्राम्स बिफोर हैंड, देन लेबल योर डायग्राम्स प्रॉपर्ली, अगर कुछ लेबलिंग रिक्वायर्ड है तो ड्रॉ डायग्राम्स इन अ बॉक्स, ट्राई करो। ठीक है, एंड यूज अप्रोप्रिएट स्टेशनरी। टेबल्स आप यूज़ कर सकते हो अगर डेटा शो करना है, अगर आपको पता है डेटा। अगर आप टेबल अगर आप बना दोगे और डेटा आप इमेजिन करके लिख रहे हो, क्योंकि उस पर फोकस चला जाएगा। अगर आप नॉर्मली कंटेंट में डाल रहे हो और कुछ डिफरेंट हो भी सकता है तो इतना ध्यान नहीं जाएगा एग्जामिनर का, लेकिन अगर टेबल बनाया तो वो प्रॉपरली चेक करेंगे। तो अगर आपको आता है तभी टेबल बनाओ, तभी डेटा लिखो। ठीक है, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, वो वेरियस कैटेगरीज का। थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हाइल अटेम्प्टिंग द पेपर, पहले तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है, हमें वो नहीं लिखना जो हमें आता है, हमें वो लिखना है जो पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो स्कैन द पेपर प्रॉपर्ली, जितने क्वेश्चंस हैं पहले आप ये प्रायोरिटाइज करो कि पहले कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, रैंक वाइज देख लो कि आपको आते कौन से क्वेश्चंस हैं, उनको पहले अटेम्प्ट करो, जो नहीं आता है वो बाद के लिए छोड़ो, और किसी भी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। ओके, बिकॉज यू नीड टू अटेम्प्ट ऑल दी क्वेश्चंस, छोड़कर नहीं आना है कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि एवरेज मार्क्स मिलते हैं हर क्वेश्चन में। हर क्वेश्चन में अगर आप एवरेज स्कोर कर लोगे, यू विल बी इन द लिस्ट, और दिस इज फॉर ऑल द जीएस पेपर्स एंड ऑफ ऑप्शनल एज वेल। लेकिन अगर आप छोड़कर आओगे क्वेश्चन, किसी एक क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं मिल जाएंगे। ठीक है, इन नो केस स्पेंड मोर देन डेजिग्नेटेड टाइम, रीड द क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स। ओके, अब ये है आपका सिलेबस, GS3 का सिलेबस, जिसमें 10 टॉपिक्स हैं ऑफ इकोनॉमिक्स जो हम कवर करेंगे 1 by 1। ओके, इसके लिए आई हैव सेग्रीगेटेड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर टॉपिक वाइज आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सेग्रीगेटेड है, आपको इसके आंसर्स लिखने हैं और यू कैन गेट इट इवैल्यूएटेड। ओके, 1 by 1 जैसे जैसे आप करते जाएंगे, वी विल बी डिस्कसिंग। जैसे आज हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आप साथ में PYQs भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ओके, एंड दिस इज फॉर ऑल द टॉपिक्स, वी विल बी प्रोवाइडिंग यू, आपके पोर्टल पे आ जाएंगे सारे टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर्स। ओके, नाउ अब कुछ मेहनत मैंने आपके लिए की है। ओके, आई वुड जस्ट एक्सपेक्ट कि आप उसका यूज़ कर लो। ओके, ये इकोनॉमिक सर्वे में से कुछ लाइंस वी हैव टेकन। ओके, नॉर्मली जैसे इन द बिगिनिंग ऑल्सो आई टोल्ड यू कि हमें कोट्स या एनेक्डोट्स याद करने हैं ताकि हम उसको एज इट इज़ रेप्लिकेट कर सकें। अब आपका हार्डवर्क ये था कि आप ढूंढो उन कोट्स को, या फिर आप इकोनॉमिक सर्वे में से लाइन्स ढूंढो, वो मैंने आपके लिए ऑलरेडी कर दिया है। ओके, इकोनॉमिक सर्वे में 11 चैप्टर्स हैं, 11 चैप्टर्स को हर चैप्टर में से इंपॉर्टेंट लाइंस जो आप लर्न कर सकते हो वो इसमें डाल दिए। ओके, आप बस इसको याद करना है आपको। ओके, अब इसमें मैंने कुछ लाइंस जो आप एज इट इज़ लर्न कर सकते हो वो भी है, एंड कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे रशिया यूक्रेन वॉर कन्फ्लिक्ट इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, विच इज़ वेरी मच एक्सपेक्टेड, तो उसके लिए आपके रिविजन भी हो जाएगा साथ साथ। ओके, चाहिए 2 ही पैराग्राफ्स है, बट एटलीस्ट यू विल बी रिवाइजिंग एंड यू कैन यूज द सेम लाइंस इन योर आंसर्स। ओके, सिमिलरली फॉर इंडियाज जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ हमेशा से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, तो उसकी स्टार्ट के लिए यू हैव दीज कंटेंट की आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो, कंक्लूजन दे सकते हो इनसे। ओके, सिमिलरली जैसे अब जैसे रिफॉर्म्स है, इनिशिएशन ऑफ दी रिफॉर्म्स इन 1991, आपका पेपर 2 में भी ये सब चीज़ें आती हैं, राइट, ऑप्शनल पेपर 2 में, तो ये आपका रिविजन भी हो रहा है एंड यू कैन यूज द लाइंस फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे एंड लिख भी सकते हो आप दैट यू हैव कोटेड इट फ्रॉम, यू जस्ट हैव टू पुट इट इन इन्वर्टेड कोमास, और ये आपने इकोनॉमिक सर्वे में से लिया है। ओके, तो ये पूरा ही सारे चैप्टर वाइज जो ये ब्लू में है, दीज आर द नेम ऑफ द चैप्टर्स इन द इकोनॉमिक सर्वे एंड बाकी आर दी कंटेंट।
Similarly, I'll tell you one more thing. जैसे ये है, Do we have to write every time that we have taken code from this item? नहीं हमेशा नहीं, नॉट एवरी टाइम, नो नो नो। जैसे आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो ना, तो उसमें आप कोट कर सकते हो, देन इट गिव्स अ गुड इम्पैक्ट, क्योंकि एग्जामिनर भी इतना ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं होता कि उसको पता होगा ये आपने इकोनॉमिक सर्वे में से लिया है, ठीक है। लेकिन अगर आप कोट करोगे, इन्वर्टेड कॉमास में डालोगे, आपकी लैंग्वेज से उसको समझ आ जाएगा कि हाँ ये कहीं से कोट हुआ है, बिकॉज ये आपकी अपनी लैंग्वेज नहीं है, ये बुकिश लैंग्वेज है। और उसके बाद अगर आप लिख रहे हो साइड में दैट इट इज़ फ्रॉम इकोनॉमिक, या एक हाइफन लगा के इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 आप डाल रहे हो, सो दैट विल गिव अ गुड इम्पैक्ट, ओके। एंड अंडरलाइन ज़रूर करें। तो जैसे ये इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, तो इन्फ्लेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, यहाँ से आप स्टार्ट करते हो। राइजिंग प्राइसेस आर ऑलवेज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर पॉलिसी मेकर्स एज दे हर्ट द कॉमन मैन द मोस्ट। तो ये एक मतलब ऐसी लाइंस है जो हमें उस टाइम पर माइंड में नहीं आएंगी, हम खुद फ्रेम करते हैं लाइंस। तो यू कैन लर्न दीज लाइंस एंड रेप्लिकेट द सेम, ओके। तो ये आप इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हो, दिस ऑल्सो यू कैन यूज इन इंट्रोडक्शन। सिमिलरली फॉर कंक्लूजन ऑल्सो हैव सेपरेटेड, कंक्लूजन में आप इस तरह की लाइंस कोट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर ऑल दी टॉपिक्स, और ये भी सेग्रीगेटेड है, जैसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से सारे टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ओके। सो यू जस्ट हैव टू लर्न दिस कंटेंट, ओके। दिस ऑल्सो विल बी अपलोडेड इन योर पोर्टल। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, एंड जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू इफ़ यू डू नॉट नो कि आज वी आर गोइंग टू गेट एक टॉपर, जो इस बार की टॉपर थी आकृति सेठी, वो आने वाली हैं। सो वील बी कंक्लूडिंग इट द लेक्चर अ लिटिल अर्ली। हम 4 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से वील बी डिस्कसिंग 4 क्वेश्चंस फ्रॉम जीएस इकोनॉमी एंड 2 फ्रॉम पेपर 2, ठीक है। तो दोनों का आपका कंबाइंड स्टडी होगा। एंड जो आपको शीट दी गई है, अभी जो हम साथ में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उसके पॉइंट्स आप अपने रजिस्टर में लिखिए। लास्ट में आई विल बी गिविंग यू 2 क्वेश्चंस जो आप यहीं पे आंसर करेंगे, जितना भी आपको आता है आज के कंटेंट से रिलेटेड ही होगा। यू जस्ट हैव टू राइट इट एंड आई विल बी इवैल्यूएटिंग इट, ओके। So we are going to start with our first topic, Indian economy and issues related to planning, mobilization of resources, growth, development and employment. Okay. So this is the question. Read the question first. Enumerate the key features of Foreign Trade Policy 2023. Critically analyze the potential of FTP 2023 in boosting India's export competitiveness and making the country a key player in the global trade landscape. Okay. सो फर्स्ट, FTP 2023 के बारे में पता है आपको? क्या पता है? थोड़ा बहुत जो भी पता है अचीव करना है हमें बाय 2030। एनीथिंग एल्स? ये ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये है। और एक्सपोर्ट डिस्ट्रिक्ट का उसमें एक्सपोर्ट जोन डिस्ट्रिक्ट का कोटा एंड एमिशंस को हटाकर वो उसमें लेके आ रहे हैं RODTEP, करेक्ट। करके वो उसमें लेके आ रहे हैं रिफंडिंग पॉलिसी। और कुछ? अच्छा, FTP स्टार्ट कब से हुई थी? थोड़ा सा बेस कवर करते हैं। हाँ 25 5 साल। अच्छा, इस साल जैसे FTP 2023 है, तो कब तक के लिए है ये? कोई नहीं है, देयर इज नो सनसेट पीरियड, ठीक है। सनसेट पीरियड जो है ये मेंशन किया गया है उसी पॉलिसी मेन जो आर्टिकल आया है, ठीक है। तो यू हैव टू यूज दिस कीवर्ड, देयर इज नो सनसेट पीरियड। सनसेट पीरियड मतलब कोई लिमिट टाइम नहीं है, ठीक है। ऐसे ऐसे कीवर्ड्स आप यूज करेंगे और अंडरलाइन करेंगे आंसर्स में, ओके। पहले तो क्वेश्चन आपको पता है क्यों आया, बिकॉज FTP 2023। इससे पहले की पॉलिसी कौन से टाइम फ्रेम तक थी? कब तक थी लास्ट पॉलिसी? 2015 से 2020 तक की थी, लेकिन पैंडेमिक की वजह से उसी को एक्सटेंड कर दिया था, ठीक है। तो नॉर्मली 5 इयर्स की पॉलिसी रहती है, बट जैसे इससे पहले भी इट वाज फ्रॉम 2009 to 2014, देन बिफोर दैट 2002 to 2006 की थी, बट देन एक्सटेंड करके 2004 to 2008 की हो गई थी, ओके। तो 5 इयर्स का रहता है, बट दिस टाइम देयर इज नो सनसेट पीरियड और देयर इज नो टाइम फ्रेम मेंशन्ड, ओके। अब थोड़ा सा बैक कवर करते हैं, बेसिक्स कवर करते हैं। ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी स्टार्ट कब हुआ था? मतलब ये कॉन्सेप्ट कब स्टार्ट हुआ था?
आफ्टर रिफॉर्म्स, ठीक है। ये जो वर्ड है ना फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, वो तो आफ्टर रिफॉर्म्स था, बट उससे पहले इसको बोलते थे एग्जिम पॉलिसीज, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसीज, ठीक है। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद वी हैड अ पॉलिसी ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। व्हाट वाज दैट? import substitution, industrialization, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या है? कुछ हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, तो मतलब इम्पोर्ट्स की जगह वी आर सब्सटीट्यूटिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है। हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्रमोट कर रहे थे कि हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे, यहीं पे प्रोड्यूस करेंगे। सो दैट वाज आफ्टर इंडिपेंडेंस, बट आफ्टर 1980s वी हैड स्टार्टेड इनटू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पॉलिसीज, सो दैट वाज नोन एज एक्जिम पॉलिसी, ठीक है। सो दैट वाज एक्जिम, कैपिटल EXIM। import substitution till 1980s. हाँ, उसके बाद भी हो रहा था, बट थोड़ा बहुत ट्रेड पॉलिसी स्टार्ट हो गई थी, तो एक्जिम पॉलिसीज हैड स्टार्टेड आफ्टर 1980s, ठीक है। वी हैड स्टार्टेड ट्रेडिंग। जैसे आपने रिफॉर्म्स का भी अगर यू हैव रेड अबाउट इन पेपर 2, I think before 1980s, the export or import foreign trade policy was included in industrial policy resolutions. यस, लेकिन व्हेन वी आर सेपरेटिंग, मतलब अगर हम डायरेक्टली बात करते हैं ना, तो हम 1980s के बाद ही एक्जिम पॉलिसी की बात करते हैं, ओके। एंड ऑल्सो जैसे आपने यू मस्ट हैव रेड इन योर पेपर 2 ऑल्सो, कि हम बोलते तो है कि रिफॉर्म्स हैव स्टार्टेड आफ्टर 1991, बट एक्चुअली 1980s के बाद चेंजेस आना स्टार्ट हो गया था, ओके। सो दैट इज व्हाई वी मेंशन 1980s, ओके। एंड रिफॉर्म्स के बाद वी स्टार्टेड सेइंग इट एज FTPs, ओके, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। उससे पहले हम एक्जिम पॉलिसीज बोलते थे इसको, ओके। तो दिस टाइम इट इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023, जिसका ऑब्जेक्टिव वी हैव ऑलरेडी मेंशन, टू अचीव 2 ट्रिलियन टारगेट फॉर एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय 2030। अब इस क्वेश्चन को पढ़कर आपको क्या लगता है, आपको कंटेंट क्या क्या आना चाहिए? मतलब आंसर में आप क्या क्या मेंशन करोगे? It's 250 words. हाँ, 250 वर्ड्स। 5 point feature, 5 positive, 5 negative. देखो क्रिटिकली एनालाइज लिखा हुआ है यहाँ पर, तो क्रिटिकली एनालाइज में आप क्या क्या मेंशन करते हो? Both the positive and negative. यस, गुड और बैड दोनों लिखोगे आप, ठीक है, क्योंकि आप एनालाइज कर रहे हो उसको, ओके। तो फर्स्ट तो फीचर्स आ रहे हैं, तो उसके साथ आप पॉजिटिविटी ही आ रही है, ठीक है। तो पहले तो आप इंट्रोडक्शन दोगे एक अच्छा। इंट्रोडक्शन में कैसा इंट्रोडक्शन होगा, मतलब उसमें क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? FTP की डेफिनेशन एक तरीके से, या उसके बारे में कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। डेफिनेशन इज डिफरेंट थिंग, ऑब्जेक्टिव इज डिफरेंट थिंग। अगर आपको पता है कि कौन सी मिनिस्ट्री इसको लॉन्च कर रही है, विच मिनिस्ट्री इज लॉन्चिंग इट? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। कब से स्टार्ट हुई थी? डेट 1 अप्रैल 2023, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आप मेंशन करके अंडरलाइन करते हो, करेक्ट। अगर डेटा आपको पता है, फैक्ट पता है, मतलब अपने इमेजिन देखो कई बार क्या होता है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बॉडी में जब आप कंटेंट लिख रहे हो तो उसमें आप इधर उधर कर सकते हो कि डेटा अगर क्लियरली नहीं भी पता है, बिकॉज उतना ध्यान से नहीं पढ़ेंगे वो, ठीक है। लेकिन जो इंट्रोडक्शन है उसमें गलती नहीं करनी है। अगर आपको एक्चुअल फैक्ट पता है, एक्चुअल डेटा पता है, तो ही आप उसको लिखो। अगर पता है देन दैट इज वेरी गुड, ओके। अगर आप लिख सकते हैं देन राइट इट, ओके। सो इंट्रोडक्शन में FTP के बारे में लिखोगे फर्स्ट लाइन। अगर आपको मिनिस्ट्री के बारे में पता है एंड डेट ऑफ लॉन्च पता है तो उसको भी मेंशन करो, एंड मेन ऑब्जेक्टिव जैसे आपने $2 ट्रिलियन का मेंशन किया, ठीक है। सो वील बी राइटिंग, जैसे ये एक इंट्रोडक्शन है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 is a strategic framework formulated by the government of India to regulate and promote foreign trade activities, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव, हमें मेन डेफिनेशन एक तरीके से आ गई इसकी, इसको आपको याद करना है बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हमने मेंशन कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। लॉन्च द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 विच विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम विच हैज़, ये दिस इज रॉन्ग, विल नहीं करना है, April 1, 2023. FTP 2023 sets a $2 trillion target for exports of goods and services by 2030 with a shift from incentives to remission and entitlement based regime. अगर आपको ये याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो इतना 2030 तक भी काफ़ी है, ओके। तो इसमें आप मेन चीज़ें आपने इंट्रोडक्शन में ही लिख दी। अगर एग्जामिनर ने आपका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, ही विल अंडरस्टैंड कि आपको पता है इसके बारे में, यू हैव द नॉलेज ऑफ इट, करेक्ट।
उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। 150 मार्क्स का होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना कंटेंट कम करना है, तो आपको ये ऑब्जेक्टिव्स अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है फिर। ओके, आप डायरेक्टली फीचर्स पे आ जाओ। अगर 250 मार्क्स का है तो आप पहले ऑब्जेक्टिव लिख दो। चलो पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव सेम थिंग नहीं है, कोरिलेट तो हो रहा है लेकिन आप थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। फीचर्स में ऑब्जेक्टिव तो ये ना कि आप क्या अचीव करना चाह रहे हो, फीचर्स क्या है उसमें, उस पॉलिसी में। लेकिन आप 250 वर्ड्स में लिखना है तो आप कुछ तो आप एक्स्ट्रा लिखोगे। मेजर पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लो, बाकी कंटेंट तो आपको मिल जाएगा ये। ओके, ऑब्जेक्टिव्स में क्या हो सकता है दिख ही रहा है अब आपको यहाँ पर। कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स, ठीक है, प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री स्टेट सेक्टर। ये कॉमन फीचर्स हैं, कॉमन चीज़ें हैं जो हमारे माइंड में ना इंस्टेंटली नहीं आएंगी वहाँ पर, ठीक है। लेकिन आप अगर याद करके जाओगे, हम स्कूल में करते थे, हम लर्न करके जाते थे आंसर्स को, ठीक है। अब आपको एग्जैक्ट आंसर तो लर्न नहीं करना है, बट कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि कैसा भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है तो हम वो पॉइंट्स पुट अप कर सकते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पर हम रिकॉल नहीं कर पाएंगे और फ्रेम नहीं कर पाएंगे पॉइंट्स, यूज हो सकते हैं, ठीक है। So make India leader in specific sectors like pharmaceuticals, engineering goods and textiles to promote a digital economy and leverage technology। अब ये ऐसे कॉमन ही है ये, ठीक है, जैसे आपने बोला, बाकी भी हम आंसर्स में इसको लिख सकते हैं because you need to learn these points, okay? Then coming to features, अब ये कोर क्वेश्चन का जो क्वेश्चन पूछा गया उससे रिलेटेड आंसर है। कुछ पता है आपको फीचर्स का? क्या फीचर्स है टीपी के? टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस में क्या है? Few towns will be added for specialized products, manufacturing and their exports. टाउन्स ऑलरेडी हैं, मतलब जो टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस ऑलरेडी हैं, 39 टाउन्स आर ऑलरेडी देयर, 4 ऐड किए गए हैं, ठीक है। उनको एक्चुअली एक्स्ट्रा मतलब जो फंडिंग दी जाती है, एंड फंडिंग भी हर टाउन को दी जाती है, बट प्रायोरिटी बेसिस पर इनको दी जाती है, ठीक है। बिकॉज वहाँ पे मे बी एक्सपोर्ट के जो प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको हम प्रमोट करना चाह रहे हैं, ओके। जैसे हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का देखा था, ऐसे ही टाउन्स में भी विच द गवर्नमेंट थिंक्स कि ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो प्रमोट होने चाहिए फॉर एक्सपोर्ट्स, तो उनको प्रायोरिटाइज किया जाता है एंड फंड्स सेंड किए जाते हैं। तो ऑलरेडी देयर आर 39 टाउन्स बट 4 मोर हैव बीन एडेड, फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद एंड वाराणसी, ओके। सो दीज आर टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। सेकेंड, रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपोर्टर्स। ना अब क्या होगा, एक्सपोर्टर्स को 2 स्टार 4 स्टार 5 स्टार की रेटिंग्स देंगे, ठीक है। उससे दे कैन सी द परफॉर्मेंस और हमें पता लग जाएगा कितना, हाउ मच हेल्प इज नीडेड इन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग। देख लिया? हाँ, अब आप क्या करो ना, ये जो मेन पॉइंट्स है ना, आप वो नोट डाउन करो, ठीक है। किसका? प्रायोरिटी एक्सेस टू एक्सपोर्ट प्रमोशन फंड अंडर दी MAI स्कीम। ये तो मुझे भी याद नहीं आ रहा, आप चेक कर लो। मर्चेंडाइज समथिंग में भी, ओके। नेक्स्ट इज रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपोर्टर्स। क्या समझ में आ रहा है इससे? ठीक है, तो रेटिंग्स देंगे, उससे पता लगेगा कि हाउ मच स्किल डेवलपमेंट इज नीडेड बेसिकली, ठीक है। टू बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस विल
नाउ हेल्प इन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग, कितना ज़रूरत है उसका भी पता लगेगा उससे। सिमिलर टू ईच वन टीच वन इनिशिएटिव होता था, उससे सिमिलर है ये। सो दिस विल हेल्प इंडिया बिल्ड अ स्किल्ड मैन पावर पूल कैपेबल ऑफ सर्विसिंग अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बिफोर 2030। इतना नहीं लिखना है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। आपको की ऐसा नहीं है खाली कीवर्ड लिख दोगे, सेंटेंस तो बनाना ही पड़ेगा। नहीं, आंसर तो लिखना है, सेंटेंस तो बनाओगे ही, लेकिन कीवर्ड को आप मतलब इतना लंबा नहीं खींचना है, लेकिन कीवर्ड को आप अंडरलाइन करोगे बट सेंटेंस तो बनाओगे ही। खाली कीवर्ड्स में ऐसे पॉइंट्स तो नहीं लिख सकते। नॉट दिस फुल थिंग मतलब इतना मतलब आप कह रहे हो कि ये आप एग्जैक्ट नहीं लिख सकते हो लैंग्वेज। हाँ, बॉडी में आप एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं लिख सकते हो। एग्जैक्ट लैंग्वेज यू ट्राई टू राइट एन इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। कंटेंट में लेकिन कुछ कंटेंट तो लिखना ही है, तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब लैंग्वेज ही अलग कर रहे हो, सेंटेंस तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। बट पूरा सेंटेंस ना रीड नहीं करते एग्जामिनर, तो सेंटेंस लिखो लेकिन जो कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करो ज़रूर, ठीक है, ताकि सिर्फ अंडरलाइन पार्ट देखकर जितना एग्जामिनर के लिए आप एफर्टलेस बनाओगे ना चेक करना, उतना आपको वो मार्क्स देंगे। जितना एफर्ट लगेगा उसको सब पढ़ने में या चेक करने में, वो उतना फ्रस्ट्रेट होंगे, ठीक है। हाँ, टेबल बना दो, लेकिन आप ट्राई करो जैसे ना प्रेजेंटेशन कैसे होती है, जैसे यहाँ पर आपने पहले इंट्रोडक्शन दिया, एक तो प्रॉपर लाइनिंग में करो, ठीक है। इंट्रोडक्शन दिया, यहाँ से आपने कंटेंट स्टार्ट किया, उसकी एक हेडिंग डाली, फिर उसको पॉइंट्स में लिख रहे हो, ठीक है। अब जो आपको उस पॉइंट के विद इन लिखना है ना, वो भी अगर आपको 2 चीज़ें लिखनी है तो उसको भी 2 पॉइंट्स में लिखो, फिर इसको भी 2 पॉइंट्स में लिखो, फिर नेक्स्ट पॉइंट को 2 पॉइंट में लिखो, फिर एक नेक्स्ट सब हेडिंग, जैसे पहले आपने फीचर्स लिखे, फिर उसके बाद आप लिमिटेशंस लिख रहे हो, तो अगेन सेम थिंग। तो उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगेगी उससे, मतलब पैराग्राफ कहीं मत बनाओ। फर्स्ट पॉइंट ये भी पॉइंट्स है और इसके विद इन भी 2 पॉइंट्स हैं, ओके। नेक्स्ट, प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट्स, जो आप बोल रहे थे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, वो इनिशिएटिव है, लेकिन वो डिफरेंट इनिशिएटिव है, बट प्रोसेस मतलब मीनिंग सेम ही है इसका। वो भी डिस्ट्रिक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं फॉर एक्सपोर्ट्स, ओके। तो एक प्रोडक्ट जो प्रमोट किया जा सकता है फ्रॉम 1 डिस्ट्रिक्ट, ओके। देन प्रोसेस री इंजीनियरिंग ऑटोमेशन, IT सिस्टम्स के थ्रू एक्सपोर्ट प्रमोशन कर रहे हैं। People watching online also, please write down. अब डिफरेंस पता चला आपको फीचर्स और ऑब्जेक्टिव्स में। ऑब्जेक्टिव्स में हमने ये सब नहीं लिखा था, ठीक है, ये फीचर्स में आ रहा है। ऑब्जेक्टिव थोड़ा बहुत कॉमन होता है विद विच यू कैन राइट एनीवेयर, ओके, रिटन। देन क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ FTP 2023। अब क्रिटिकल एनालिसिस था, आप डायरेक्टली ये हेडिंग भी डाल सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आता है, नॉन अपडेशन ऑफ 1992 एक्ट, जैसे उस टाइम पर भी देयर आर मेनी थिंग्स राइट नाउ ऑल्सो विच आर रिस्ट्रिक्टिंग द ट्रेड, ठीक है, तो उसको अभी भी अपडेट नहीं किया जा रहा है, सो दैट इज वन थिंग। नेक्स्ट इज नॉट फोकसिंग ऑन क्वालिटी एंड एफिशिएंसी, मतलब हम एक्सपोर्ट के लिए इंसेंटिव्स तो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी क्वालिटी को इंक्रीज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर हम इफ वील इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट्स, ऑब्वियसली आपकी आगे डिमांड, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी एंड आवर एक्सपोर्ट्स विल बी डिमांडेड इन द मार्केट, करेक्ट। सो दैट इज अनदर थिंग। रिस्ट्रिक्शंस ऑन द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। नाउ टेल मी, जैसे RBI है, तो RBI को पहले रेगुलेटरी बॉडी ज़्यादातर बोला जाता था, नाउ इट इज़ अ फैसिलिटेटिंग बॉडी, ठीक है। सेम इज विद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। नाउ दिस DGFT, ये इनका क्या रोल होता है, दिस इज ऑल्सो बेसिकली रेगुलेटिंग और इट इज़ द वन विच इज़ इम्प्लीमेंटिंग द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ठीक है। बट राइट नाउ इट इज़ परफॉर्मिंग एज अ रेगुलेटर, तो एज अ रेगुलेटर वो भी रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा लगाने में फोकस कर रहे हैं, ठीक है, रादर देन फैसिलिटेटिंग द ट्रेड, okay, so that is another thing. Then not addressing the weakness of RODTEP scheme. अब ये क्या है RODTEP, आपने मेंशन किया था उस टाइम पर, कुछ आइडिया है इसके बारे में? Taxes of export. So basically it's a delay हो रहा है इसमें, काफी सारे
issues are like exporters को उनका reductions नहीं मिल रहा है करेक्ट और years they are not getting their duties returned. ये आई ही अभी है स्कीम, ठीक है, लेकिन इसका प्रोसेस जो आप बोल रहे हो दैट इज करेक्ट, ओके, दैट इज बीइंग हैपनिंग, बट ये क्यों, व्हाई हैज दिस स्कीम कम? अब इससे पहले थी एक वो WTO में challenge होगा. कौन सी स्कीम थी? Merchandise export मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया स्कीम, वो क्यों वहाँ पर WTO में अगेंस्ट हुए थे? वो anti-competitive practices. एक अग्रीमेंट हमने साइन किया है विच फॉर विच इंडिया इज अ सिग्नेटरी, अग्रीमेंट ऑन Trade facilities. प्रोवाइडिंग सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटीज, ठीक है। अब वो उस अग्रीमेंट का मतलब क्या है कि इंडिया में हम एक्सपोर्टर्स को सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, बट जितना हमारा पर कैपिटा इनकम, किसी भी कंट्री का अगर पर कैपिटा इनकम $1000 से ज़्यादा है तो वो एक्सपोर्ट सब्सिडीज प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, बट इंडिया वॉज प्रोवाइडिंग एंड वी हैड दी पर कैपिटा इनकम ऑफ मोर देन $1000, तो उसके लिए US एंड अदर कंट्रीज उन्होंने रिड्रेसल डाला या डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में WTO की इंडिया के अगेंस्ट कंप्लेन की। सो फॉर दैट, बिकॉज ऑफ दैट हमें MEIS जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया स्कीम है उसको हटाना पड़ा, एंड उसको हटाकर वी हैव सब्स्टिट्यूटेड विद दिस रिमिशन ऑन ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट्स। इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे एक्सपोर्टर्स, मतलब जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, कुछ भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे अगर GST नहीं भी लग रहा है बट किसी लेवल का लोकल टैक्स, स्टेट टैक्स या फिर सेंट्रल टैक्स लग जाता है, ठीक है, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो जो टैक्सेस उस टाइम पर लग रहे हैं, अदरवाइज दे हैड टू पे दैट टैक्स एंड उसके बाद आपको सब्सिडीज मिलती थी, बट नाउ उसके सब्सटीट्यूशन में क्योंकि अब आप सब्सिडीज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, सो वो टैक्स जो आप पे कर रहे हो वो आपको रिफंड बैक हो जाएगा, ठीक है, तो इस स्कीम का मतलब ये है, बट उसमें अभी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही है, एंड वो जो रेमिशन मिल रहा है, जो रिफंड मिल रहा है, वो जितना होना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, मतलब अराउंड 40-50% रिफंड बैक आ रहा है, ओके, सो दैट इज रिटन है, इट फेल्स टू एड्रेस द लोअर देन डिजायरेबल रेट्स ऑफ रेमिशन ऑफ ड्यूटीज अंडर दिस स्कीम। समझ आ गया? सो ये हमारे कुछ लिमिटेशंस है ऑफ दी FTP 2023। तो आपने 4 पॉइंट्स इसके लिख लिए, ठीक है, पहले आपने फीचर्स लिखे, तो पूरा पहले आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, सब कुछ बता दिया इसके बारे में, स्टार्ट कब हुई थी, ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री स्टार्ट कर रही है, ऑब्जेक्टिव्स बता दिए, फीचर्स बता दिए, देन क्रिटिकल एनालिसिस एंड देन दी कंक्लूजन। कंक्लूजन हमेशा कभी भी एक्सट्रीम नहीं लिखना है, कंक्लूजन शुड बी बैलेंस्ड, ओके। कंक्लूजन हमेशा बैलेंस होना चाहिए कि आप उसमें उसी कंक्लूजन में जो भी आप 2 से 3 लाइन लिख रहे हो उसमें आप गुड एंड बैड दोनों बता रहे हो, ठीक है, अपने व्यूज़ नहीं बताने हैं, हमें व्यूज़ वो बताने हैं जो एग्जामिनर को चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें स्कोर करना है, अपने व्यूज़ हम बनने के बाद बता देंगे, ओके। तो द सक्सेस ऑफ FTP 2023 विल डिपेंड ऑन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एंड एड्रेसिंग चैलेंजेस सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट्स। अब इसमें वो क्या कर रहे हैं, वो सोल्यूशंस बता रहे हैं, ठीक है, तो आप सोल्यूशंस भी बता सकते हो या फिर गुड एंड बैड करके उसको समराइज कर दो बस अपने आंसर को, अगर कुछ नहीं समझ आ रहा, अगर आपके माइंड में कोई सोल्यूशन आ रहा है, बिकॉज सोल्यूशन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव थिंग, ठीक है, तो आप सोल्यूशन दे सकते हैं। सो यू कैन राइट दिस वे ऑल्सो, कॉन्स्ट्रेंट्स, bureaucratic procedures and policy coherence, continuous monitoring, periodic review and stakeholder consultations will be crucial for ensuring the policy's effectiveness and maximizing its potential in boosting India's export competitiveness, ठीक है। इस तरह की लाइंस आपको जो इकोनॉमिक सर्वे का बना के दिया मैंने उसमें मिल जाएंगी, सो यू कैन यूज दोज इन कंक्लूजन्स। अगर आपको कुछ भी माइंड में नहीं आ रहा, कुछ रिकॉल नहीं हो रहा है, तो बस समराइज कर दो अपने आंसर को, ओके। नेक्स्ट स्टार्ट करें। इसमें सर्विस एक्सपोर्ट पे कुछ फोकस नहीं है, गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, लेकिन सर्विस सेक्टर इज ऑलरेडी ग्रोइंग वेल, तो इसलिए फोकस ज़्यादा इस वक्त हमारा इंडस्ट्रीज पर रहता है।
Okay, next question. India is home to a vast and diverse human capital. The country's population of over 1.4 billion people is its biggest asset. However, despite its massive workforce, India still has a long way to go in terms of harnessing its human capital. Human capital क्या होती है? रीड कर लो क्वेश्चन को पहले एक बार. Skilled workforce of a country, skilled, educated, knowledgeable workforce of a country. करेक्ट. हमारे ऐसे क्वालिटीज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बेसिकली, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, लिटरेसी, ठीक है, दीज आर सम थिंग्स जो विच आर with which we can utilize our potential and we can work as a productive asset for the society. ठीक है, हम एक प्रोडक्टिव एसेट या प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी एज अ, यू कैन यूज अ पोटेंशियल टू वर्क एज अ प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी. करेक्ट, इन स्किल्स के साथ. ओके, सो दिस इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल. अब इस क्वेश्चन को पढ़ के व्हाट डू यू थिंक, व्हाट ऑल थिंग्स शुड बी इंक्लूडेड? क्या हेडिंग्स होनी चाहिए हमारे कंटेंट की? करेक्ट. Definition. How countries' population is significance of human capital to 3 lines. Correct. Significance. What are the challenges we are facing? Realizing a high level of human capital. Correct. Challenges. Either we can write our 5 steps, can we reach it, or some step like that. अब solutions basically. ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन में आप एक तरह से सॉल्यूशंस भी लिख सकते हो या फिर सॉल्यूशंस लिख के 2 लाइन का कंक्लूजन लास्ट में दे दो. ठीक है, और आप बीच में इंडिया के कंटेक्स्ट में भी बता सकते हो. चैलेंजेस तो है ही, बट इंडिया का, हाँ, ये तो लिखना ही है, वही तो चैलेंज में आ रहा है हमारा. ठीक है, यही लिखना है हमें चैलेंजेस में. और इंडिया के कंटेक्स्ट में इस वक्त क्या हमारी challenges faced by India in utilizing the human capital. उतना ही लंबा हो गया, इसमें भी कुछ दिया होगा. Reasons for low human capital development in India. ठीक है, चलो इंट्रोडक्शन में हमें ह्यूमन कैपिटल की डेफिनेशन चाहिए. ठीक है, या तो आप अपने आप बना लो या आप लर्न करके जाओ, और लर्न करके जाओगे तो बेटर है. और अब अगर क्वेश्चन जो हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं अगर उससे रिलेटेड कुछ आता है तो वो तो आपको लर्न होना चाहिए, है ना. अगर हम यहाँ कवर कर रहे हैं और आपको दिया गया है ये कंटेंट तो ये आपको लर्न होना चाहिए, नहीं तो आपको रिग्रेट होगा कि मैंने लर्न क्यों नहीं किया. ओके, तो ह्यूमन कैपिटल का OECD का एक डेफिनेशन है जो यहाँ पे कोटेड है. Human capital is defined as a knowledge, skills, competencies, and other attributes embodied in individuals or groups of individuals acquired during their life and used to produce goods, services, or ideas in market circumstances. ये बहुत बड़ा है, याद हुआ तो ठीक है, नहीं तो छोटा ढूंढ लो. ओके, या मैं लिखवाती हूँ, आप लिखो. ह्यूमन कैपिटल इज डिफाइंड एज, ये सब तो सेम लिखो, द नॉलेज, स्किल्स, हेल्थ एंड अदर एसेट्स ऑफ द ह्यूमन which can be utilized as a potential
other qualities, assets की जगह other qualities of a human which can be utilized as a potential asset and आप क्या लिखोगे? इसको कैसे लिखेंगे? एंड इट कैन वर्क एज अ प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ, एंड दैट कुड हेल्प टू वर्क एज अ प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी. And can be used productively for social welfare. हाँ, ऐसा कुछ लिखो. ठीक है, कैन बी यूज क्या लिखो बोलो? And can be used productively for social economic welfare. कैन बी यूज प्रोडक्टिवली फॉर सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर लिखो. एटलीस्ट रेडी हो गई ना आपकी डेफिनेशन. ठीक है, इसके ये आपकी डेफिनेशन हो गई. उसके अलावा कुछ अगर डेटा है आपके पास, डेटा लिख सकते हो. कुछ भी ऐसी चीज़ जो इंट्रोडक्शन के लिए वैलिड हो. ठीक है, इंडियाज डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी इज क्रिटिकली लिंक्ड विद इन्वेस्टमेंट्स इन हेल्थ केयर एजुकेशन. अगर आपको इंडिया की कंडीशन पता है इस वक्त, देन यू कैन राइट दीज लाइन्स. ओके, उसके बाद वी विल स्टार्ट विद द सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल. ठीक है, सिग्निफिकेंस में क्या क्या आएगा? सिग्निफिकेंस क्या क्या होगा? हमें इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में लिखना है. सस्टेनेबल ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन. ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल enables people to be more productive, flexible and innovative. ठीक है, then with rapid technological development of human capital has become prerequisite to cater to the changing needs of work. तो rapid technological development से हो क्या रहा है? हमें skills ज़्यादा चाहिए. जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ रही है, हमें ये नहीं समझना है. कई बार हम मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं इस बात से कि टेक्नोलॉजी आ रही है तो ह्यूमंस की ज़रूरत नहीं है, बट इनफैक्ट स्किल्ड इंडिविजुअल की ज़रूरत है. करेक्ट, ज़्यादा स्किल्स चाहिए जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी हो रही है. ज़्यादा लिटरेसी चाहिए. ओके, तो उसके लिए ह्यूमन कैपिटल चाहिए. विद रैपिड ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मार्केट्स डिमांड वर्कफोर्स with higher levels of human capital, especially advanced cognitive and socio-behavioral skills. ठीक है, सेम थिंग है ये. तो ये 3 से 4 पॉइंट तो आपको लिखने ही पड़ेंगे सिग्निफिकेंस में. अब इंडियाज ह्यूमन कैपिटल स्टेटस, यहाँ पे आपको कुछ डेटा मेंशन्ड है. ये अगर आप नोट डाउन करते हो और कोट करते हो अपने आंसर्स में, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा. ठीक है, इन इंडिया देर आर ओवर 43% ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 एट रिस्क ऑफ नॉट फुलफिलिंग देयर फुल डेवलपमेंट पोटेंशियल. ठीक है, ये एक डेटा. देन इंडिया रैंक्स 116th अमंगस्ट 174 कंट्रीज ऑन द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 based on survival, health and education. India is home to 3% of global malaria burden and more than 1/4 of the tuberculosis cases. तो ये health से related है. The economic survey indicates high out-of-pocket expenditure on health contributing to India's poverty.
Then India spending on healthcare is the lowest among BRICS and other developing nations. अब ये सारे बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं. अब ऐसा नहीं है कि आपको सारे लिखने हैं और आपको याद भी नहीं रहेंगे. ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा मैक्सिमम पॉइंट्स वी हैव गिवन, जिसमें से अगर आप 3-4 भी कोट कर देते हो तो दैट विल बी गुड. ओके, बट दीज आर ऑल वेरी गुड पॉइंट्स टू बी कोटेड. The literacy rate of India is at 78% as against global average of 86%. ये वाला लास्ट वाला आप छोड़ दो, ये पैंडमिक से रिलेटेड है. बट दिस इज ऑल्सो गुड बाय द वे. अगर पैंडमिक से रिलेटेड पूछा जाता है क्वेश्चन में तो आप ये कोट कर सकते हो. हाँ, लिख दो. बट ये सब ह्यूमन कैपिटल के डेटा है और अगर कोट किए जाएं सो दैट विल फेच यू मार्क्स. ओके, देन रीजंस फॉर लो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट इन इंडिया. इजी पॉइंट्स है लेकिन रिकॉल नहीं होते हैं हमसे. ठीक है, सो हेल्थ एजुकेशन यही है, इसको आपको डिस्क्राइब करना है बेसिकली. ठीक है, एक एक दो लाइन में आप डिस्क्राइब कर सकते हो. ये जो लाइन्स लिखी हुई है इसको एग्जैक्टली इतना बड़ा नहीं लिखना है जो आप बोल रहे थे. ठीक है, लेकिन दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ओके, सो हेल्थ एजुकेशन, राइजिंग इनइक्वालिटी, लैक ऑफ स्किलिंग, ये समझाने की जरूरत नहीं है आई सपोज. ठीक है, स्किल डेवलपमेंट लिख सकते हो स्किलिंग की जगह. इनएडिक्वेट यूज ऑफ नॉलेज बेसिस फ्रॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स, ये आप पॉइंट्स लिख लो खाली. हेल्थ, जैसे फर्स्ट एक सिंगल लाइन भी लिखोगे वो भी काफ़ी है. हेल्थ केयर प्रोविजंस इन इंडिया इज ग्रोसली इनएडिक्वेट एंड एक्सेस टू हेल्थ केयर इज हाईली इनइक्विटेबल. ठीक है, दिस मच इज इनफ. CBT adjusted life में कुछ करना है डेली. हाँ, है तो कोट कर सकते हो. कुछ भी ऐसी चीज़ें या इनिशिएटिव्स जो आपके माइंड में आते हैं ना, आप कोट करो. कुछ हल्का सा भी अगर रिलेटेबल है, ऑब्वियसली आप एग्जैक्टली तो सेम चीज़ें नहीं आएंगी माइंड में, बट कुछ भी रिलेटेबल अगर आपके माइंड में आ रहा है तो उसको कोट करो, अंडरलाइन करो, हाईलाइटेड होना चाहिए टू द एग्जामिनर. ओके, तो हेल्थ एजुकेशन, राइजिंग इनइक्वालिटी, लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट, इनएडिक्वेट यूज ऑफ नॉलेज बेसिस फ्रॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स, ये दीज आर वेरी बेसिक पॉइंट्स. वे फॉरवर्ड, अब सोल्यूशंस अगर आपके माइंड में आते हैं सोल्यूशंस लिखो, नहीं आता है तो समराइज कर दो. ठीक है, वे फॉरवर्ड में टू इंजीनियर एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ फॉर इंडिया, द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड सोशल प्रोटेक्शन आर बीइंग गिवन अटमोस्ट प्रायोरिटी बाय द गवर्नमेंट. अगर गवर्नमेंट को कोई इनिशिएटिव आपको याद आ रहा है जो इसके पर्सपेक्टिव में काम कर रहे हैं तो यू कैन यूज दैट इनिशिएटिव. ओके, इस तरीके के आप वे फॉरवर्ड दे सकते हो. हमने 3-4 पॉइंट्स दिए हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं. दिस विल बी अपलोडेड. ओके, आपके नोट्स में होना चाहिए, आप लिख रहे हो दैट इज़ वेरी गुड. ठीक है, रेफर करने के लिए हम अपलोड कर देंगे, लेकिन ऐसे मत करो कि आप अपलोड कर देंगे तो क्योंकि वो आप कभी नहीं रीड करोगे. ठीक है, अभी एटलीस्ट आप एक बार भी अपने हाथ से लिखोगे तो याद रहेगा वो. कंक्लूजन में बैलेंस्ड कंक्लूजन होना चाहिए. रीड कर लेते हैं एक बार. द गैप्स इन द एक्सपेंडिचर ऑन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन आर एविडेंट. There is a need to strengthen the delivery mechanisms of the government initiatives to ensure transparency and accountability. Protecting and investing in India's and people's health, education and skilling is vital for reducing income inequality and sustained inclusive economic growth. अब जैसे आप कहीं पे inclusive economic growth ऐसे words use करते हो, so उसको underline करो. ठीक है? A strong social infrastructure is also the key to achieving the सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. अब इसको भी आप अंडरलाइन कर सकते हो. ठीक है, दस टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स इन बिल्डिंग द ह्यूमन कैपिटल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन सिटीजन्स इज द नीड ऑफ द आवर. ठीक है, एक बैलेंस्ड पॉजिटिव कंक्लूजन है ये. ओके, एंड सोल्यूशन के साथ. ज़्यादातर एग्जामिनर सिर्फ पॉइंट्स रीड करेगा और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन मैक्सिमम रीड होता है, तो इन दोनों पे फोकस रखो और पॉइंट्स में आप सिर्फ जो हेडिंग्स डाल रहे हो वो प्रॉपर डालो. ठीक है, अंदर का जो लिख रहे हो वो सारा कुछ कोई रीड नहीं करता है, बस जो मेन अगर आपको पता है कि आपने अच्छे कीवर्ड्स लिखे हैं तो उसको अंडरलाइन कर दो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्जामिन द कॉजेज बिहाइंड हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इन द रीसेंट पास्ट. Suggest measures to
ensure adequate job creation in the Indian economy. कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं GS3 में? पेपर देखा? कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं? 10 और 15. 10 मार्क्स से कितने वर्ड्स में लिखना होता है? 150 वर्ड्स में. 15 मार्क्स का 250 वर्ड्स में. पेपर 2 जो आपका आता है इंडियन इकोनॉमी का, उसमें कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं? 10 marks के 10 questions. 6 उसमें से हमें choose करना है. 20, 15, 10. इसमें subdivision भी रहेगा. 20 मार्क्स का कितने वर्ड में लिखना होता है? लिखा नहीं होगा. 300 वर्ड्स में लिखना होता है. 300 वर्ड्स में बेसिकली लिखना होता है. ES में से भी कोई है जो ES भी दिया है जिसने? इकोनॉमिक सर्विस नहीं, ES वाले हो ना? ठीक है. मैं इंडियन इकोनॉमी पढ़ाती हूँ सबको और GS इकोनॉमी. किसका? ऑप्शनल का? ऑप्शनल का ऑलमोस्ट कवर हो जाता है. सिर्फ इकोनोमेट्रिक्स का जो स्टैट्स का पार्ट होता है ना, वो अलग होता है एक्स्ट्रा. बाकी सब सेम है. ओके, बताओ अब इसमें क्या क्या लिखोगे आप? अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है आपके पास? मतलब होना चाहिए, अगर नहीं है तो ठीक है. डेटा से हाँ, तो फिर वो ऐसे लिखो अराउंड, अप्रॉक्सीमेटली. ये वर्ड लिखो. मतलब आप एग्जैक्ट लिखोगे तो वो एक्सपेक्टेड है कि हाँ भाई एग्जैक्टली ये होगा. और अगर एग्जामिनर को पता हुआ या उसने चेक करा, तो अगर आपने अप्रॉक्स लिखा फिर तो चल जाएगा. ठीक है, तो आप अराउंड 7%, अप्रॉक्सीमेटली 7% राइट इट. जैसे रोज टू अराउंड लिख सकते हो, रोज टू अप्रॉक्स लिख सकते हो. ठीक है, अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता तो. डेटा के साथ स्टार्ट करो, या अगर कोई डेफिनेशन होती है किसी भी क्वेश्चन में तो डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करो. ठीक है, ये नोट डाउन कर सकते हो आप. इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट रोज टू 8.3% इन दिसंबर, द हाईएस्ट इन 16 months, दिसंबर 2022, from 8% in the previous month. Data from the Center for Monitoring Economy. ये अगर आप मेंशन करते हो, याद तो रहेगा नहीं वैसे. ये जो नेक्स्ट लाइन है ये अच्छी लाइन है. In a jobless growth economy, unemployment remains stubbornly high even as the economy grows. Okay, this tends to happen when a relatively large number of people have lost their jobs. क्योंकि यहाँ पर जॉब क्रिएशन के बारे में बात हो रही है, तो दोनों क्वेश्चंस को मिक्स करके इंट्रोडक्शन लिखो. ये दोनों चीज़ें जो कीवर्ड्स हैं क्वेश्चन के, जैसे हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, देन एडिक्वेट जॉब क्रिएशन के मेजर्स हैं, तो जॉब क्रिएशन कीवर्ड भी हाईलाइट होना चाहिए इंट्रोडक्शन के अंदर ही. ठीक है, इतना लिख दिया. उसके बाद क्या कंटेंट क्या आएगा हमारे पास? हेडिंग्स क्या होनी चाहिए? इसके क्वेश्चन में ही हमारे पास हेडिंग्स है. कॉजेज लिखने पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब क्रिएशन के ऊपर आप इंट्रोडक्शन लिख दोगे. ठीक है, उसके बाद हेडिंग में लिखोगे कॉजेज, क्योंकि कॉजेज लिखा हुआ है यहाँ पर क्लियरली. फिर यहाँ लिखा हुआ है मेजर्स, तो आपको मेजर्स लिखने हैं. डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है. 250 मार्क्स का है तो आपके पास 2 से 3 हेडिंग होनी चाहिए. 150 मार्क्स का है तो 2 हेडिंग्स काफ़ी हैं. 2 सब हेडिंग्स विल बी सफिशिएंट. कुछ आता है आपके माइंड में? देखो, अब अगर 2 सब हेडिंग्स आपको कुछ और नहीं आ रहा है तो उस सब हेडिंग्स के पॉइंट ज़्यादा लिख दो, 5 to 6 पॉइंट्स लिख दो. ठीक है, तो कॉजेज, मेजर्स, कंक्लूजन या सोल्यूशंस. पहले सोल्यूशंस लिख दो, 3rd हेडिंग, और फिर एक कंक्लूजन डाल दो. वो तो सजेस्ट मेजर्स वो क्वेश्चन के फॉर्म में बोल रहे हैं, बट कहीं से कोट कर सकते हो. मेजर्स जो ऑलरेडी टेकन हैं वो भी आप कोट कर सकते हो कि दीज आर द मेजर्स एंड दीज हैव बीन टेकन. ठीक है, इकोनॉमिक्स हाँ कोट करो अगर याद आता है. हम सोचते हैं लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में रहोगे ना, रिकॉल करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो पॉइंट्स को याद करके जाओ, लर्न करके जाना वहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड बहुत प्रेशर हो जाता है दिमाग के ऊपर. ठीक है, तो हमें लगता है कि हमने पढ़ लिया है, लेकिन पॉइंट्स को लर्न करके जाओ, सिर्फ पढ़ के मत जाओ. वहाँ जाके पूरा ब्लैंक हो जाती है सिचुएशन कई बार.
होना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है. ओके, ठीक है. कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या क्या है? जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या होता है? कैसे हो रही है जॉबलेस ग्रोथ? improvement in GDP, not creating sufficient environment. हाँ, लेकिन क्यों? मतलब मेन रीजन क्यों है? Concentration in few sectors हाँ, which are capital intensive, labor intensive. करेक्ट. And secondly, creation of करेक्ट. तो बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन फ्यू सेक्टर्स एंड ऑल्सो जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है तो उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन इज लेस, क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन इज लेस. तो ग्रोथ तो मिल रही है हमें टेक्नोलॉजी के थ्रू, बट एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रही है, तो जॉबलेस ग्रोथ हो रही है. ठीक है. तो एसिमेट्रिक डेमोग्राफी अगेन इनफॉर्मल सेक्टर में कंसंट्रेशन हो रही है. ठीक है. देन लैक ऑफ स्किल्स, क्योंकि स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर दीज टाइप ऑफ जो कैपिटल इंटेंसिव वर्क है या फिर जो टेक्नोलॉजिकल वर्क है उनके लिए स्किल्स ज़रूरत है और स्किल्स हमारे पास है नहीं. ठीक है. लो ह्यूमन डेवलपमेंट पैरामीटर्स जो हमने ऑलरेडी स्किल्स वाला कवर हो जाता है, बट अगर आपके पास डेटा है तो आप लिख सकते हो. इंडिया रैंक्स 130 ऑफ 189 कंट्रीज इन UNDP's ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ठीक है. देन इनफॉर्मल नेचर ऑफ इकोनॉमी इन इंडिया, सेम थिंग. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का बेनिफिट्स हम रीप नहीं कर रहे हैं. हमारे इसमें जो एसिमेट्रिक डेमोग्राफी में बेसिकली ये आ रहा है कि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा पुअरेस्ट स्टेट्स में ज़्यादा है. जो पॉपुलेशन ऑफ वर्किंग एज पीपल है पुअर स्टेट्स में ज़्यादा है और वहाँ पर स्किल डेवलपमेंट नहीं है और वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है. ठीक है. सो डेमोग्राफी की एसिमेट्री है यहाँ पर, समझे? तो फैक्टर ये है कि वहाँ उस एरिया की स्किल को डेवलप करने की ज़रूरत है ना हमें. ठीक है. एम्प्लॉयमेंट जनरेट, क्योंकि हमारी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे लिए, उसका यूज़ कर सकते हैं हम. लेकिन अगर वही जो पॉपुलेशन है उन्हीं के पास स्किल्स नहीं है, उन्हीं के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, सो ऑब्वियसली दैट इज़ नीडेड. ठीक है. तो वो एक कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रीच कर रहा है, क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं है तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी कैसे? ओके. सो ये आप पॉइंट्स अगर लिखने हैं तो लिख लो. डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है. इसको पढ़ो, आपको समझ आएगा. द ग्रोथ इन द वर्किंग एज रेशियो इज लाइकली टू बी कंसंट्रेटेड इन सम ऑफ द इंडियाज पुअरेस्ट स्टेट्स. ठीक है. पुअरेस्ट स्टेट्स की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है. ठीक है. बिकॉज ऑफ इलिटरेसी ऑल्सो, यू नो दैट, राइट? एंड द डेमोग्राफिक डिविडेंड विल बी फुली रियलाइज्ड ओनली इफ इंडिया इज एबल टू क्रिएट गेनफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन दोज वर्किंग एज पॉपुलेशन. ठीक है. एम्प्लॉयमेंट चाहिए किसको? वर्किंग एज पॉपुलेशन को चाहिए और उन्हीं को नहीं मिल रही है. ठीक है. आप जो बोल रहे हो ना एसिमेट्रिक डेमोग्राफी का मतलब कि जो लोग हैं वर्किंग एज वो गलत जगह पे कंसंट्रेटेड है. I want to say that asymmetric demographic distribution. हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऐड कर लो, एक ही बात है, मतलब तो सेम. हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऐड कर लो. लिख लिया? करें आगे. मेजर्स नीडेड एंड वे फॉरवर्ड. अब जो हमने इसमें तो ऐसा होगा जो कॉजेज हैं उसी के अगेंस्ट मेजर्स लेने हैं, तो आप हेडिंग रिलेटेबल डाल सकते हो. ठीक है. बस कुछ कोट करो अच्छा, तो दैट विल बी गुड. बिल्डिंग ह्यूमन कैपिटल. ठीक है. स्किल डेवलपमेंट, जहाँ पे हम लैक ऑफ स्किल्स लिख रहे हैं वहाँ पे हम स्किल डेवलपमेंट लिख देंगे. ठीक है. ह्यूमन कैपिटल कैसे बिल्ड होगी? हेल्थ केयर, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब्स एंड स्किल्स हेल्प्स बिल्ड ह्यूमन कैपिटल. स्किल डेवलपमेंट के लिए आप
कोट कर सकते हो, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन विद द ओवरऑल गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश्ड दिस कॉर्पोरेशन। ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ, यही सब पैरामीटर्स है। जैसे आयुष्मान भारत आप हेल्थ में ऐड कर रहे हो, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम हेल्थ ऐड कर सकते हो। ठीक है, क्या हुआ, कुछ फनी है? ओके, वर्क कुछ नहीं करता है लेकिन कोट तो करना ही है हमें। ओके, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सब इनिशिएटिव्स याद होने चाहिए। जो इनिशिएटिव्स भी हैं उनका भी आप 1 से 2 पेज बनाओ, और नॉट ओनली फॉर GS3 बट फॉर अदर जनरल स्टडीज पेपर ऑल्सो। इनिशिएटिव्स को कोट करना इज़ वेरी गुड। ठीक है, ये आपके मेजर्स हो गए। जॉब क्रिएशन, अर्बनाइजेशन, उसके बाद आपको सिर्फ कंक्लूजन देना है। ठीक है, समझाने की ज़रूरत है इसको? बिल्कुल, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, रोजगार तो डालो। मनरेगा, मनरेगा इतना पुराना हो गया अब, उसको तो वो हर कोई कोट कर देगा, उसको कहीं भी डाल सकते हैं। वो हर कोई लिख देगा, अगर लिख दो और कुछ रिकॉल नहीं हो रहा तो लिखो। ठीक है, स्टार्टअप, मेक इन इंडिया, ये सब आप डालो। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, कुछ नया डालोगे तो अच्छा होगा। अब ये अच्छी लाइन है, देखो, जॉब क्रिएशन में द नेशन नीड्स टू क्रिएट 10 मिलियन जॉब्स पर ईयर टू एब्जॉर्ब द एडिशन ऑफ यंग पीपल इनटू द वर्कफोर्स। हमें 10 मिलियन जॉब्स पर ईयर इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, क्रिएट करनी पड़ेंगी इससे बाहर आने के लिए। ये भी कोट करो आप, अर्बनाइजेशन में स्मार्ट सिटी मिशन अमृत नीड्स टू बी एफिशिएंटली एंड केयरफुली इम्प्लीमेंटेड। ओके, कंक्लूजन में फिर बैलेंस कंक्लूजन, इंडिया इज ऑन द राइट साइड ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन दैट प्रोवाइड्स गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर इट्स रैपिड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ पॉलिसी मेकर्स अलाइन द डेवलपमेंटल पॉलिसीज विद दिस डेमोग्राफिक शिफ्ट। तो हमने इंडिया की तारीफ कर दी। टू रीप द डेमोग्राफिक डिविडेंड, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इज नीडेड बाय फोकसिंग ऑन एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज। इससे हमने सोल्यूशन दे दिया। ठीक है, तो पॉजिटिव एंड बैलेंस कंक्लूजन। ओके, आगे समझ। ये आपके GS3 के हो गए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम करेंगे ऑफ पेपर 2। पेपर 2 का 150 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 150 वर्ड, सॉरी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब इसमें बताओ 10 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या क्या आएगा। मैंने आंसर ही दिखा दिया आपको, ये क्वेश्चन है ऊपर का। डिफरेंस क्या है? देखो, कुछ चीज़ें तो होना पड़ता है वो। देखो, अब ऑप्शनल की, क्योंकि ना जो GS का पेपर आप लिख रहे हो ना, उनको नहीं, जो GS का पेपर चेक कर रहा है उसको नहीं पता आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के स्टूडेंट हो। वो एक बहुत जनरलाइज्ड आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। अब इतना डीप में चले जाओगे ना, इतनी उनको भी नॉलेज नहीं होगी फिर। ओके, डिसएडवांटेज मिलता है क्योंकि उनकी ईगो हर्ट हो जाएगी अगर आप ज़्यादा डीप चले जाओगे तो। उनको तो पता नहीं है, क्योंकि वो जो एग्जामिनर होंगे वो ज़रूरी नहीं है उतने लेवल का उनको नॉलेज होगी। ठीक है, क्योंकि वो जो एक पेपर चेक कर रहे हैं ना, फिर आपका बिल्कुल ही अलग पेपर दिखेगा कि आप कुछ ज़्यादा ही डेटा फैक्ट्स डाल रहे हो। तो बहुत जनरलाइज आंसर लिखना है आपको उसमें। ठीक है, इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं डालनी है। ठीक है, क्योंकि बाकी जो सब लोग लिख रहे हैं ना GS3 का पेपर, तो ज़्यादा यूज़ नहीं करना, जनरल आंसर लिखना है, लेमैन आंसर। लेकिन बस आप ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही लेमैन लिख दो कि आपको कुछ नॉलेज ही नहीं है, लेकिन जनरल स्टडीज़ है तो जनरल वे में आंसर होना चाहिए।
जैसे आप बाकी जनरल स्टडीज़ के लिख रहे हो, एज एन इकोनॉमिक्स ऑप्शनल स्टूडेंट आप आंसर मत लिखो उसका। सबसे मोस्टली सबका आया है इस बार के, हमने जितने भी पेपर्स, जितने भी लोगों के बाकी जीएस में 100+ बहुत इजीली हैं, बट 110 120 तक हैं इजीली, बट GS 3 में 60s 70s में स्कोर देखा है। दोनों ही हैं, दोनों ही थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हो जाता है, मे बी दे सकता है। तो देखो इसका, ये 2022 का क्वेश्चन है, पेपर 2 का आपका, इसी साल आया था, 10 मार्क्स का। आप आंसर रीड करो, मेरे क्वेश्चन रीड करो। दिया है, दिया आपने पेपर? अच्छा, याद है ये क्वेश्चन आया था? इसको कैसे आंसर किया जा सकता है? 2 तरीके से आंसर किया जा सकता है इसको। Do you think that Indian development planning is a transition from centralized planning to indicative planning and subsequently to market-based development? इस क्वेश्चन समझ में आ गया? बेसिकली हमें एक एवोल्यूशन दिखाना है, ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस से अब तक हमारा जो प्लानिंग के फॉर्मेट में जो एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। अब उसको हम 2 तरीके से दिखा सकते हैं। एक, या तो हम ईयर वाइज दिखाएं, ठीक है, 1945 टू 1980s, 80s टू रिफॉर्म्स टू करंट सिचुएशन, ठीक है, या फिर आप सेंट्रलाइज प्लानिंग, इंडिकेटिव प्लानिंग, मार्केट बेस्ड डेवलपमेंट, ये 3 हेडिंग डाल दो। ईयर वाइज भी दिखा सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी इन प्रॉपर, मतलब आप कभी भी जब डिवाइड करते हो ना, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस टू 1980s तक एक में कर दो, 80s टू या 70s तक कर सकते हो इसमें। इंडिकेटिव प्लानिंग नहीं, 80s में, 80s तक, 80s टू 90s मतलब रिफॉर्म्स तक, और रिफॉर्म्स के बाद करंट, ठीक है। तो इन 3 ईयर्स में डिवाइड करो या फिर प्लानिंग में डिवाइड कर दो, ठीक है। अब ये पेपर 2 का आंसर, अगर आपको पेपर 2 के लिए लिखना है तो आपको थोड़ा और डिस्क्रिप्टिव होना पड़ेगा, लेकिन यही क्वेश्चन आपका इधर भी आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ के आंसर के लिए आपको एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। सेंट्रलाइज प्लानिंग, इंडिकेटिव प्लानिंग और मार्केट बेस्ड प्लानिंग, मतलब ये ऐसा आंसर है ना कि आपको बहुत इजीली, अगर आप भी चेक कर रहे हो, आपको देखो कितना इजी वर्ड्स में समझ में आ रहा है, और ये भी पता लग रहा है कि आपको नॉलेज भी है इस चीज़ की, ठीक है। सेंट्रलाइज प्लानिंग, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया adopted a centrally planned economic model with the state playing a dominant role in resource allocation and decision making। तो मतलब सेंट्रलाइज प्लानिंग का मतलब क्या होता है? मतलब क्या है? जब, हाँ एग्जैक्टली, स्टेट का डोमिनेंट रोल रह रहा है, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, ठीक है। इंडिकेटिव में क्या हो रहा है? सेंट्रली में ये भी है कि सेंटर इज मेकिंग प्लान फॉर स्टेट ऑल्सो, स्टेट डज नॉट हैव फ्रीडम। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, फ्रीडम की बात नहीं है यहाँ पे, प्लानिंग की बात हो रही है, मतलब मार्केट के बारे में बात हो रही है बेसिकली। जैसे हम, हाँ प्राइवेट में, हाँ तो वो सेंट्रलाइज नहीं है ना। सेंट्रलाइज मतलब उस टाइम पर जब सेंट्रलाइज प्लानिंग थी, मतलब कि आफ्टर इंडिपेंडेंस टिल 1980s, ज़्यादा फोकस जैसे हम इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे कर रहे थे, और ऑल्सो हम 5 ईयर प्लान्स लेकर आए। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में फंडिंग ज़्यादा होती थी, पब्लिक सेक्टर में काम करने के लिए ज़्यादा फोकस किया जाता था या फिर प्रमोट किया जाता था पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को। आफ्टर दैट इंडिकेटिव प्लानिंग आफ्टर 1980s वो थोड़ा मिक्सअप हुआ, ठीक है, दैट वाज आल्सो गोइंग ऑन, बट विद दैट ट्रेड आल्सो स्टार्टेड, जो हमने एग्जिम पॉलिसी पढ़ा था, तो वो प्राइवेट और पब्लिक दोनों थोड़ा मिक्स होने लगा। देन आफ्टर दी रिफॉर्म्स, तब मार्केट लेड डेवलपमेंट शुरू हुई, वेर प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा फोकस, देन उस टाइम पर हमारे सर्विसेज सेक्टर ने भी बहुत अच्छा ग्रो किया था। ओके, समझ आया? आया कुछ डाउट? ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। Centralized planning, post-independence, India adopted a centrally planned economic model with the state playing a dominant role in resource allocation and decision making. The focus was on state-led industrialization, import substitution, and public sector dominance in the key sectors of economy. The Planning Commission was responsible for formulating and implementing 5-year plans, setting targets, and allocating resource. ठीक है, तो सारा जो dominance है वो गवर्नमेंट का ही है।
ठीक है। फिर इंडिकेटिव प्लानिंग में 1980s के बाद स्टार्ट होता है ये, ठीक है। इंडिया बिगैन टू शिफ्ट टुवर्ड्स इंडिकेटिव प्लानिंग रिकॉग्नाइजिंग द लिमिटेशंस ऑफ सेंट्रलाइज्ड अप्रोच। इसको अब देखो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला, ये 3 पॉइंट्स सब हेडिंग्स हैं, लेकिन विद इन दैट ऑल्सो यू आर राइटिंग इन पॉइंट्स, तो बहुत क्लियर लगता है, वो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन लगती है, ठीक है, और समझ में आती है। नेक्स्ट, इंडिकेटिव प्लानिंग एम्फोसाइज्ड मार्केट सिग्नल्स, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो गया था उस टाइम पे। द गवर्नमेंट्स रोल शिफ्टेड टू सेटिंग ब्रॉड गोल्स, पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड प्रोवाइडिंग एन एनेबलिंग एनवायरमेंट फॉर प्राइवेट एंटरप्राइज ऑल्सो। ओके, 1980s के बाद ही वी हैव सीन दैट। अब अगर आप पेपर 2 में लिख रहे हो तो आप इसको बहुत अच्छे से डेटास के साथ लिखोगे। ओके, यहाँ पे आपको इतना डेटा रिक्वायर्ड नहीं होता और वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें क्या डेटा लिख सकते हैं आप? एग्जाम्पल्स दे सकते हो, इकोनॉमिस्ट के नाम लिख सकते हो, एग्जाम्पल्स दे सकते हो, कंपनीज के एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर कैसे इंक्लूड हुआ उसके एग्जाम्पल्स दे सकते हो। मार्केट बेस्ड डेवलपमेंट 1990s के बाद स्टार्ट हुआ, ठीक है। इंडिया एम्बार्क्ड ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड लिबरलाइजेशन टू एम्ब्रेस मार्केट बेस्ड डेवलपमेंट। ये जैसे वर्ड्स है ना, ये सेंटेंसेज हैं, ये अच्छे सेंटेंसेज हैं, मतलब आप कोट करने लायक होते हैं जो, ठीक है। द फोकस शिफ्टेड टू मार्केट ड्रिवन रिसोर्स एलोकेशन, डीरेगुलेशन, ओपनिंग अप ऑफ सेक्टर्स टू कॉम्पिटिशन एंड अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। Reforms included trade liberalization, financial sector reforms, privatization and the establishment of regulatory bodies. मतलब आपने एक एवोल्यूशन बहुत अच्छे से बता दिया आपने डेट के साथ कि 80s के बाद ये हुआ, 90s के बाद ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। हाँ, लिख सकते हो, नीति आयोग लिख सकते हो। क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही ट्रांजिशन बता रहा है, तो ऑब्वियसली यू कैन से कि प्लानिंग कमीशन, आप नीति आयोग मेंशन कर सकते हो इसमें, कंक्लूजन में डाल सकते हो। की फैक्टर्स लिखना चाहो तो ट्रांजिशन के की फैक्टर्स ऑल्सो कुड बी अ हेडिंग। अगर वो 250 वर्ड्स का आ जाता है क्वेश्चन तो आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है, कि किस वजह से, मतलब हाउ डिड वी ट्रांजिट, मतलब कैसे हुआ। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमी नेसेसिटेटेड मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसीज। देन चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स, जब पूरी वर्ल्ड हम देख रहे हैं, कंट्रीज आर मूविंग टुवर्ड्स मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच, सो विद दैट ऑल्सो इट हैपन्स। डोमेस्टिक इकोनॉमिक चैलेंजेस, जो इनएफिशिएंसीज हम फेस कर रहे थे, फिजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स आ रहे थे जिसकी वजह से, सो दीज कुड बी 3 पॉइंट्स, द फैक्टर्स। कंक्लूजन कैसे दे सकते हैं हम इसका? कुछ लिखना है, लिख सकते हो आप। हम प्लानिंग को how we have India मेरा पर्सपेक्टिव है 15 साल का प्लान 5 years अभी दिखा है। कंक्लूजन आप डाल दो या लास्ट के 2 पॉइंट्स, मतलब ये तब सब करने के बाद लास्ट में, या फिर मार्केट बेस्ड डेवलपमेंट, जैसे अगर आप ईयर वाइज कर रहे हो ना तो फिर उसमें वो बेटर होगा, क्योंकि वो ईयर वाइज जाकर आप करंट सिचुएशन की हेडिंग डाल दो और आप इंडिया एट 75 यस। आत्मनिर्भर भारत तो नहीं, अमृत काल आप मेंशन कर सकते हैं इसमें। अमृत काल इस बार के बजट में मेंशन किया गया था। ओके, कंक्लूजन कैसे दे सकते हैं? इंडिया डेवलपमेंट प्लानिंग हैज इंडीड अंडरगॉन अ ट्रांजिशन। देखो अब इसको बैलेंस कैसे करना है, समराइज कर रहे हैं बेसिकली हम, क्योंकि ये तो स्टैटिक पोर्शन हो गया ना, इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो आप मेजर्स देने हैं, सॉल्यूशंस देने हैं, आप उसको सिर्फ समराइज कर रहे हो, ठीक है। इंडिया डेवलपमेंट प्लानिंग हैज इंडीड अंडरगॉन अ ट्रांजिशन फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग टू इंडिकेटिव प्लानिंग एंड सब्सिक्वेंटली टू मार्केट बेस्ड। तो हमने क्वेश्चन ही दोबारा लिख दिया एक तरीके से। दिस शिफ्ट रिफ्लेक्ट्स द रिकॉग्निशन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ अ सेंट्रली प्लान्ड अप्रोच and the need to embrace market-oriented policies to drive economic growth, improve competitiveness and attract investments. आ रहा है समझ? ठीक है, तो हम solutions भी एक तरीके से दे ही रहे हैं, लेकिन हम summarize कर रहे हैं उसको, ठीक है। While the transition has brought about significant changes in the Indian economy, the role of state remains crucial in ensuring inclusive growth. जहाँ पर ये inclusive growth, social welfare, इनको आप underline करो। इंक्लूसिव ग्रोथ जैसे वर्ड्स को जहाँ भी आप मेंशन कर रहे हो, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहीं मेंशन कर रहे हो, तो उन लाइंस को, फुल लाइंस को या कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो,
ठीक है. स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन मार्केट फोर्सेस एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स रिमेन्स अ की चैलेंज फॉर इंडियाज डेवलपमेंट प्लानिंग. तो चैलेंज भी बता दिया उन्होंने, क्योंकि पहले देयर वाज मार्केट फोर्सेस आर नाउ एंड अर्लियर देयर वर सोशल ऑब्जेक्टिव्स. जब हम सेंट्रलाइज प्लानिंग में थे तो वहाँ पे हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में लगे हुए थे कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने हैं. तो वो किस लिए? बिकॉज ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है. और नाउ मार्केट फोर्सेस. ओके. तो ऐसे आप बैलेंस्ड कंक्लूजन लिख सकते हैं एंड लर्न कर सकते हो इसमें से जो लाइन आप लर्न कर पाओ. जस्ट लर्न इट एंड कोट इट. ओके. तो ये आपके आज के 4 क्वेश्चंस हैं. इनमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स जो हैं, हेडिंग्स जो सब हेडिंग्स हैं, उनको आप लर्न करके रखो. ठीक है. FTP से रिलेटेड कुछ भी आता है तो ये पॉइंट्स आप डालोगे कि वहाँ पे नहीं याद आएंगे सब हेडिंग्स, सच में नहीं आएंगे. एंड देन यू विल रियलाइज़ कि आपने उस टाइम सुना क्यों नहीं. ठीक है. तो उसकी सब हेडिंग्स आप याद करो. ओके. अंदर तो आप कुछ भी लिख दोगे, कंटेंट कुछ भी लिख दोगे, लेकिन एटलीस्ट आपके पास सब हेडिंग्स होनी चाहिए. फ्रेम करने में प्रॉब्लम, हाँ, तो आप वो लर्न करो. लर्न ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है. और कुछ मतलब जितने भी टॉपर्स आज भी टॉपर आएंगे आप उनसे मतलब अटेंड कर लेना. 12:30 अगर हो गए हैं तो 40 हो गए हैं शायद, आ गई होंगी. ठीक है. तो जितने भी हमसे मिलते हैं दे आर रेप्लिकेटिंग द आंसर्स. मतलब वो लर्न करके जाते हैं. मतलब स्कूल वाली अप्रोच होती है जो हमारी, हम वो लर्न करके जाना. एक और चीज़ जैसे मुझे याद आ रही है, आप GS3 और पेपर 2 में बोल रहे थे. अब अगर पॉलिटी का पेपर आपको देना है, ठीक है, GS2 में आप दे रहे हो इंटरनेशनल रिलेशंस पॉलिटी, तो वो आप कितना लिख लोगे? आप कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट्स या सब कुछ आपको सारा याद तो नहीं होगा ना, बहुत जनरलाइज लिखोगे. लेकिन और जो आंसर चेक कर रहा है उसको भी उतनी जनरलाइज नॉलेज होगी. अब पूरे अमेंडमेंट सब कुछ जान लोगे, वो क्या सोचेगा मैं चेक करूँगा? वो चेक करेगा पहले, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा आंसर देखने से पहले. तो इसलिए दिस इज द डिफरेंस. थोड़ा सा आपको मेंटेन करना पड़ेगा. So all these 150 divisions we discuss, this will cover the current affairs. हम FTP करंट अफेयर ही था. तो इसके अलावा मतलब मोस्टली हम ट्राई करेंगे कि आपका सारा कुछ यहाँ पे कवर हो जाए. मतलब करंट अफेयर्स भी क्वेश्चंस के फॉर्मेट में. मतलब अगर हम सिर्फ डिस्कस करते रहें और क्वेश्चन के फॉर्मेट में नहीं करेंगे तो उसका कोई मतलब, हमें रेलेवेंट स्टडी करनी है ना, हमें पॉइंट्स याद रखने हैं. अगर हम सिर्फ पढ़ने के लिए आएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा. वो तो आप कर ही रहे हो, रीडिंग तो आप वैसे भी कर रहे हो और वही सेम सिचुएशन आ जाएगी. अल्टीमेटली आपको आंसर लिखना है. ओके. तो आप ये पॉइंट्स याद करें. और आज के लिए देयर आर 3 क्वेश्चंस, जिसमें से 2 का तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है. ठीक है. एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ मार्केट बेस्ड डेवलपमेंट इन इंडिया. ये हम कर चुके हैं. मार्केट बेस्ड डेवलपमेंट अभी किया. इसको आपको 150 वर्ड्स में लिखना है. ओके. गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग. ये भी कर चुके हैं. अब ये डिपेंड करता है, देखो अब ये दोनों क्वेश्चंस एक जैसे हैं, कंटेंट सेम आएगा. जो अभी हमने डिस्कस किया वही है, एवोल्यूशन है, बस मोल्ड करके दे दिया क्वेश्चन को. ठीक है. तो हमें हेडिंग्स थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती हैं इन सब चीज़ों में. ठीक है. तो वो आपको करना आना चाहिए. ओके. व्हाट वर द इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक रेशनल फॉर अडॉप्टिंग मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल इन इंडिया. अब आप क्या करोगे, इन दोनों में से कोई एक आंसर करो. ठीक है, क्योंकि सेम है ऑलमोस्ट. और एक ये जो आपको आंसर शीट दी गई है, अभी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ. अगर वो आ चुके हैं तो आप वो सेशन अटेंड कर लो. अगर अभी 15-20 मिनट्स हैं तो 10-10 मिनट्स में आपको ये क्वेश्चन आंसर करना है. जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होगे तो 7 मिनट से ज़्यादा एक क्वेश्चन पर नहीं लगाना. हाँ, नहीं, ये मिक्स्ड है. मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है जो GS में भी आ सकते हैं. ठीक है. कोई GS में से उठाया, कुछ पेपर 2 से. हाँ, ये अभी GS के अप्रोच से लिखो. तो याद मतलब जो या तो जो लर्न की है वो नहीं आ रही, कुछ तो फ्रेम करना ही पड़ेगा. क्वेश्चन ही ऐसा है कि उसमें हेडिंग बन नहीं पा रही है और या तो फिर क्वेश्चन में से ही हेडिंग बनाओ. क्वेश्चन से ही हेडिंग बन जाती है. कुछ नहीं समझ आता, कुछ सिंपल सा बना दो. अगर बिल्कुल भी कुछ मतलब ऐसे ब्लैंक हो रहे हो कि नहीं पता बिल्कुल भी, तो फिर पॉइंट्स में लिख दो. तो छोड़ना नहीं है. क्वेश्चन की हेडिंग याद नहीं आ रही तो क्वेश्चन छोड़ दिया. ठीक है. लेकिन उसको पॉइंट्स में लिख दो. पैराग्राफ की जगह आप सिंपल पॉइंट्स में, और मतलब थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छी कर दो कि आप पॉइंट डाल रहे हो, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ आप थोड़ा सा स्पेस देकर, जैसे मैंने बोला था ना
इधर से स्टार्ट करो पैराग्राफ। तो हमें हमारी हेडिंग डालने का पर्पस क्या होता है कि प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर हेडिंग नहीं भी समझ आ रही है पैराग्राफ्स में या पॉइंट्स में लिख रहे हो तो उसकी भी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, मेन पर्पस ये है। और अगर हेडिंग नहीं समझ आ रही बट आपके पास कंटेंट है तो वही पैराग्राफ्स या पॉइंट्स जो लिख रहे हो उसमें कीवर्ड्स को बहुत अच्छे से हाईलाइट करो, ठीक है? ओके, ये आप नोट कर लो और आज के लिए इतना ही। आप ये लिखो और मुझे सबमिट कर देना, ठीक है? अगर सेशन स्टार्ट हो गया तो वो अटेंड कर लो, लेकिन फिर भी ये सबमिट कर देना मुझे व्हाट्सएप पे, या आज ही कर देना एंड आई विल इवैल्यूएट और नेक्स्ट क्लास से पहले आपको मिल जाएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू।